हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड चैप्टर क्लास 7 का ज्योग्राफी देख रहे हैं, हमारी बदलती पृथ्वी। हम इसको कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, स्थल मंडल जो है ना अनेकों प्लेट में विभाजित है। देखो, हमारा स्थल मंडल जो है ये अनेकों प्लेट में विभाजित है, मतलब इसके बहुत सारे प्लेट हैं जिसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। देखिए, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि प्लेट जो है ना हमेशा मतलब धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने की गति के कारण ऐसा होता है। देखो, ये प्रत्येक वर्ष में कितना होता है? कुछ मिलीमीटर तक, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और ये क्यों होता है? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा जो है उसके होने वाले गति के कारण ऐसा होता है। जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, मतलब ऐसे सर्कल शेप में जो ये मैग्मा है इस तरह से घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा है इस तरह से। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह पर क्यों परिवर्तन होता है? प्लेट की इसी गति के कारण। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। अब मतलब कि देखो, अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है कि मतलब क्यों ये बल किस बल के कारण और किस लिए ये गतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए इसको विभाजित किया गया। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनिक बल कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो होता है अंतर्जनिक बल या फिर एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल। इसके नाम से ही ना यार, अंदर हो रहा है तो अंतर्जनिक, बाहर हो रहा है तो उसे बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। देखो, अंतर्जनित गति जो है ना ये कभी कभी क्या करते हैं? आकस्मिक मतलब कि गति उत्पन्न करते हैं। तो कभी धीमी गति, कभी बहुत तेज कर देंगे ये लोग, कभी कभी बहुत कम। जैसे भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इसी सब के कारण होती है ना, जब ये मतलब आकस्मिक गति करता है तो कभी भूकंप आता है, कभी ज्वालामुखी आ जाता है। देखो, पृथ्वी की गतियां, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। इसमें देखो, आकस्मिक बल है पटल विरूपण बल, ये पर्वत निर्माणकाली बल है। और ये आकस्मिक में भूकंप आता है, ज्वालामुखी भूस्खलन आता है। और ये यहाँ से आप देखो, बहिर्जनिक में क्या क्या होता है? जो ऊपर वाले होते हैं, अपर्दन और निक्षेपण होता है, नदी बहता जल होता है, पवन होता है, समुद्री तरंग होता है, हिमनद होता है। ये इसको याद रखिएगा। देखिए, स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। इसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखो, पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल रहे हैं ना, ये सब देख रहे हो ना, पूरा लावा देखा है ना हम लोगों ने यार, फोटो वीडियोस में तो देखा ही है। तो उसी तरह से निकलता है, ये ज्वालामुखी का क्रिया है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने की पर पृथ्वी की सतह कंपन होता है। देखो, जब स्थल मंडलीय प्लेटों जो होती है वो गति करती है तो क्या होता है? पृथ्वी की सतह पे कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। यह जो कंपन है ये वाइब्रेशन या फिर जो वाइब्रेट है होता है, ये चारों तरफ कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को क्या कहा जाता है? भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। देखो, भूकंप तो हम समझ गए किसको कहते हैं, लेकिन अब ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि उद्गम क्षेत्र कौन सा होता है, अधिकेंद्र कौन सा होता है। तो देखिए, याद रखिएगा, उद्गम क्षेत्र वो होता है, मतलब याद रखिएगा, जहां कंपन आरंभ होता है, जहां से कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम क्षेत्र कहते हैं। ये आप फिगर देख रहे हो ना, यहाँ से, जैसे यहाँ से आरंभ हुआ ना, तो ये क्या हो गया? ये कंपन क्षेत्र हो गया। इसको याद रखिएगा, कंपन क्षेत्र हो गया ये वाला, ये ठीक है, ये कंपन क्षेत्र हो गया। जहाँ पे कंपन हो रहा है इसको उद्गम केंद्र कहेंगे। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उसके निकटतम स्थान को ये रहा है, यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे देखो, इसके निकटतम स्थान को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, ये आ रहा है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र से कंपन जो होती है ना बाहर की ओर मतलब निकलती है, कंपन जो होती है इससे बाहर से निकलती है, चारों तरफ फैल जाएगी। फिर अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। सबसे ज्यादा हानि कहाँ होती है? अधिकेंद्र के निकटतम भाग में, जो एकदम उसके पास होता है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ये चीज याद रखिएगा।
भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। देखो कौन सी, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, यस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे जिसको बोलते हैं, एल तरंगे जिसको हम पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात कीजिए। देखो आपके लिए है, आप नहीं, हमें उतना नहीं करना है, ये कर लीजिए आप। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कर। अब भाई हमें पता नहीं है कि भूकंप कब आ सकता है, लेकिन हमें इसके लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, वो जानवरों का जो बिहेवियर होता है ना एकदम चेंज हो जाता है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, तो ऐसा फील होता है कि अब भूकंप आने वाला है। गुजरात में भूकंप के द्वारा, देखो गुजरात में जो भूकंप आया था बहुत ज़्यादा, मतलब कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी। भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर नापा गया था। 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। और पता नहीं कितना हुआ होगा यार, बस इतना आंकड़ा है। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण हालात उनकी चिंताजनक थी। मतलब 3 दिन बाद तक भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए, मतलब सब रुक गए थे। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी थी राष्ट्रपति जी ने। शहर में आग, चारकोल और अंगीठिया के पलटने के कारण अनेक स्थानों पे आग भी लग गया था गुजरात में। इस तरह से इतनी दिक्कत हो गई थी। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। याद रखिएगा, भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। एक चीज आप याद रखिएगा, भूकंप की जो तीव्रता आपसे पूछेगा किस पे मापी जाती है, रिक्टर स्केल पे सॉरी। और अगर वही भूकंप का मापन होगा तो वो किस पे मापी जाती है, भूकंप लेखी पे। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली होता है। और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। समझ लीजिए, विनाश टाइप का, इस तरह से आप समझिएगा। ये देख रहे हो ना, भूकंप गुजरात में भी तो ऐसे ही आया था यार। ये तब तो हम बहुत छोटे थे। भूकंप से बचाव की तैयारी। देखो, सुरक्षित स्थान पे चला जाए। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार की अंदरूनी कोने में रहना चाहिए, मतलब वहाँ बैठ जाना चाहिए। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़की और दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार है। अपने दोस्तों, परिवार सदस्यों के बारे में मतलब जागरूकता फैलाएं, इसके बारे में बताएं कि आपदा से हम कैसे बचें। अब आता है हमारा मुख्य स्थलाकृति। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। ये क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन, ठीक है। इसके द्वारा यही 2 प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारी जो भूमि है लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा और जस्ट उल्टा करके दे देगा, अपर्दन और अपक्षय। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। याद है ना, पृथ्वी की सतह से सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। याद रखिएगा, वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, विश्व हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है विश्व में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, दक्षिण अफ्रीका का वेंजुला में जो है एंजल जलप्रपात ये है, ठीक है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका, जामीबिया, जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है, ये भी याद रखिएगा। नदी के कार्य हम देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यहाँ जलप्रपात बनता है। यहाँ देखो गिर रही है ना, तो यहाँ जलप्रपात बना, जिसको हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। लोग घूमने भी जाते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। याद रखिएगा, जब नदी जो होती है ना मैदानी क्षेत्र में बहती हैं तो वो मोड़दार मार्ग में प्रवेश करती है। आप देख रही है मैदानी क्षेत्र में बह रही है एक तरह से देख रही है ना, तो ये मोड़दार बह रही है ना। और नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी के इन्हीं मोड़ों को क्या बोलते हैं, विसर्प। ये देखिए यहाँ से मुड़ रही है, इसको क्या बोल रहे हैं, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण जो है वो शुरू हो जाता है।
विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। अब समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। जैसे कोई भी झील बना लेते हैं जिसको चाप झील कहते हैं। देखो ये इससे अलग हो गया ना, ये देखो टूट के निकल गया है ना, तो इसको चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। कभी कभी नदी जो है वो अपने तट से बाहर बहने लगती है उफान पे, जैसे कि अभी हमारे प्रयागराज में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था। और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। देखो नदी के उत्थित तटों को क्या बोलते हैं? तटबंध कहते हैं, याद रखिएगा। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है। देखो समुद्र तक, नदी यहाँ से वहाँ समुद्र तक जाएगा, उसका प्रभाव नहीं नीचे। हम ही लोग कोई काम करेंगे शुरू में एकदम जोश में करेंगे, फिर उसके बाद एकदम थक जाते हैं, हो गया। तो यही हाल है इनका भी। तथा नदी अब अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो नदी जो होती है अनेक अनेक धाराओं में ये विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। ये देखो अलग अलग मुख्य नदी ये हो गई और फिर उसके बाद सब अलग अलग टूट के निकल गई, वितरिका हो गई। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। जो जितनी भी वितरिका है ये अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसाद संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर किसका निर्माण करती हैं? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इसी तरह समुद्री तरंग के कार्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। ठीक है, समुद्री तरंग का जो अपर्दन और निक्षेपण है ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं ना कि तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती हैं। समुद्री तरंगें जो होती हैं लगातार किससे टकराती हैं? सैलों से हमेशा टकराती रहती है, जिससे वो दरार विकसित होता है। अब सैल से ये टकराएंगी तो दरार तो विकसित होगा ना। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। समय के साथ ये और बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको क्या बोलते हैं? समुद्र गुफाएं। ये देखो सबसे बड़ी है ना, ये समुद्र गुफा हो गई। ठीक है, इन गुफाओं बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है। फिर जब ये बहुत बड़ा होता है तो ये इस गुफा में सिर्फ एक छत बचता है। देखो यहाँ से बीच से गायब है ना जी, इसको तटी मेहराब कहते हैं। सिर्फ जिसपे सिर्फ छत बचता है इसको तटी मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और लगातार अपर्दन जो होता रहता है वो छत को तोड़ देता है। फिर केवल दीवारें बचती हैं। सिर्फ छत भी टूट गया तो सिर्फ दीवार बचा, इसको क्या बोलेंगे? स्टैक कहते हैं। इस आकृति को, दीवार जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। ये आपसे पूछ लेगा। और नोट्स मैंने जो बनाया ना, तो नोट्स में मैंने आपको ऐसे लाइन बाई लाइन दिया है, तो आप उसको जरूर से ले लीजिएगा। नोट्स की जो प्राइस है 49 रुपीज़ है। उसमें हिस्ट्री भी है आपका, जियोग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी, और आपका चैप्टर वाइज है। और फिर मैं आपको नोट्स भी करा दूंगी एक बारी वीडियो में। पहले आप एनसीईआरटी को पूरा फॉलो कर लीजिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैल तटों को समृद्ध भृगु कहते हैं, समुद्र भृगु कहते हैं, याद रखिएगा। समुद्र तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार्य हम देख लेते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। देखो हिमनद जो होता है या फिर हिमानी बर्फ की ये नदियां होती है, इस तरह देख रहे हैं। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गुलाश मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गुलाशमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। हिमनद जो है ना ये गहरे गर्तों का क्या करती है? निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। और देखो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, जब ये पिघलता है तो पिघलेगा तो यार जाहिर सी बात है अब जल भरेगा ही, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। फिर वही लोग देखने जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद मोड़ का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? हिमनद मोड़ का। आपसे पूछ लेगा हिमनद मोड़ का निर्माण कैसे होता है? ये हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित जो होते हैं, ये निक्षेप में हिमनद मोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य सोच रही मैं आपको कल एक वो क्वेश्चन पेपर करा देती हूँ, जनवरी वाला ऑनलाइन पेपर जो ऑफलाइन पेपर हुआ था, फिर उसके बाद जुलाई वाला करा देती हूँ। एक बार आप लोग पेपर भी देख लोगे ना तो सही रहेगा। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा ज़रा से। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू की टिब्बी कुछ एक चित्र एकत्र करने के प्रयास कीजिए। देखो रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, रेगिस्तान में जो है पवन, रेगिस्तान में सबसे मुख्य कारक क्या है? पवन है, अपर्दन है, निक्षेपण इसका मुख्य कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें समांतर छत्रक सैल कहते हैं। पवन शैली के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं।
पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाता है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। अब आपसे पूछेगा बालू टिब्बा किसको कहते हैं और लोयस किसको कहते हैं। तो देखो, बालू टिब्बा, जब पवन का बहाव रुकता है, मान लो जब हवा बह रहा है उसका बहाव रुकता है, तो यह रेत, मान लो यह रेत जो है गिरकर छोटी, ये रेत जो है मान लो ये गिर रहा है और गिरकर एक छोटी पहाड़ी का निर्माण कर रहा है, पहाड़ी बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बालू टिब्बा। अब भूलिएगा नहीं बालू टिब्बा किसको बोलते हैं, समझ गए ना। इस तरह ये देख रहे हैं ना पहाड़ी का, इस तरह से। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। और जैसे जो बालू कण और बहुत महीन और हल्के होते हैं, देखा ना यार, जब हवा चलता है, घर पे हम लोग रहते हैं तो कितना तेज आंधी आती है और पूरा आंखों में, लेकिन हम लोग आंधी में तो आम भी चल देते थे। और तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। तो क्या होता है, वायु जो है उनको अत्यधिक दूर ले जाती है उठा के। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। ठीक है, लोयस किसको कहते हैं, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं और वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर, बहुत दूर, मतलब यहाँ से ऐसे यहाँ फेंक दे रहा है उठा के, समझ रहे हैं ना। और ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब इधर उधर फैल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। चीन में सबसे बड़ा विशाल, मतलब कि सबसे बड़ा लोयस पाया जाता है। तो फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप हिस्ट्री के लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको सारा सोशल साइंस, तो अगर आप मुझसे करोगे तो मैं आपको पूरा सोशल साइंस कंप्लीट करा दूंगी और अच्छे मार्क्स। बस ये है कि आपको पूरा एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा और नोट्स को परचेज कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर भी साथ में कराती जाऊँगी और मैं आपको हिंदी भी कराऊंगी, क्योंकि हिंदी भी मेरा फेवरेट है, तो मैं हिंदी भी करा दूंगी और CDP के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करा दूंगी। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट और शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।